गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर हम लोग 3 यानी 3 चैप्टर नंबर 3 हम लोग बात करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप और जीवन। सर, ये स्थल रूप और जीवन जरूरी है क्यों? स्थल रूप और जीवन जरूरी है क्यों? सबसे पहली बात है कि ये स्थल रूप और जीवन, तो स्थल रूप और जीवन जरूरी है क्या, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर, स्थल रूप एवं जीवन, आप इससे समझ ही सकते हैं कि सर स्थल मतलब होता है ज़मीन। स्थल समझिए वैसा जगह जो ज़मीन हो जिस पर हम रह सकते हैं, और जीवन, और इस पे हम किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, इस पर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप एवं जीवन, इसमें कहा गया है, पहला वो कंटेंट जो लिखा गया है वो अर्थवेद से है। अर्थवेद से है। हम जानते हैं कि हिंदी मजहब में टोटल 4 वेद होते हैं। सबसे पहले होता है सर ऋग्वेद, उसके बाद होता है सर यजुर्वेद, उसके बाद होता है अथर्ववेद, उसके बाद होता है सर सामवेद, उसके बाद होता है सामवेद। इन सभी 4 वेदों में से एक जो यहाँ पे वेद का श्लोक दिया गया, उसी श्लोक से उन वेदों से लिया गया है जिनका नाम क्या है? अथर्ववेद। क्या नाम है? अथर्ववेद। ये अथर्ववेद कह क्या रहा है, उनकी जो ये सेंटेंस जो लिया गया अथर्ववेद से, वो कह क्या रहा है कि मनुष्यों के भार से मुक्त अनेक प्रकार की ऊंचाई, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान हूँ। ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिखा हुआ है? सर अर्थवेद से लिया गया है। और किसमें? भूमि सूक्त यानी पृथ्वी के लिए स्रोत से लिया गया हुआ है। तो कहता है कि मनुष्य के भार से मुक्ति, मुक्ति के बारे में है कि मनुष्य के भार से मुक्ति अनेक प्रकार की ऊंचाई और ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधे को आधार प्रदान करती हुई। तो याद रखते हैं कि स्थल जो है वो पेड़ पौधे को क्या प्रदान करती है? आधार प्रदान करती है। हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उनकी संतान हूँ। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी से ही हमें अनाज मिलता है, पृथ्वी पर हम ही वास करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी जीव हैं, वो अपने रहने के लिए जो वास स्थान प्रदान करते हैं न किसी रूप में, वो किससे अटैच्ड हैं? तो वो सर वो पृथ्वी से क्या है? अटैच हैं। वो किससे अटैच हैं? सर वो पृथ्वी से क्या है? सर अटैच हैं। वो किससे किसी न किसी रूप में किससे अटैच हैं? सर वो पृथ्वी से अटैच हैं। तो हमें ये बात मूल रूप से जानना है कि स्थल स्वरूप एवं जीवन। सर स्थल स्वरूप, स्थल पे जीवन यापन करने के लिए जीव जंतु जिस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है, उसके संबंध में इस चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये पहली पंक्ति ली गई हुई है बेटा, वो किससे लिया गया? अर्थवेद से। अर्थवेद में किस श्लोक से? तो भूमि सूक्त से लिया गया है। और उसमें कहा गया है कि पृथ्वी मेरी माता है। किस आधार पर? तो हम जानते हैं सर, मनुष्यों के भार से मुक्ति और अनेक प्रकार की ऊंचाई, ढलानों, विशाल समतल भूमि, अनेक प्रकार की भूमि, समतल भूमि और अनेक प्रकार से शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधे को। अब पेड़ पौधे रहते कहाँ हैं सर? तो हम लोग सभी जानते हैं सर, पेड़ पौधे क्या हैं? जमीन पे हैं, है ना। आधार प्रदान करती है। आधार मतलब क्या है? उसको खड़ा रहने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और जीव जंतुओं को इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो एक
प्लेस उपलब्ध कराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी, और पृथ्वी का ही स्थलारूप बोलते हैं। उसी को हम लोग पृथ्वी का क्या कहते हैं सर, पृथ्वी का स्थलारूप कहते हैं। अब चलते हैं अगले बातों को देखते हैं। तो सेम देखिएगा, आपको ये इमेज जो दिख रहा है उसमें, ये जो इमेज दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा सर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहा होगा। उनके ये पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े पेड़ पौधे, बीच में क्या है सर, नदियाँ बह रही है। ये सभी चीज़ों को जो आधार प्रदान करे, क्या प्रदान करे, आधार, क्या प्रदान करे, आधार, जो क्या प्रदान करती है, आधार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी। और पृथ्वी जो आधार प्रदान कहाँ से कर रही है, तो सर ये प्रदान कर रही है स्थल से। तो स्थल पे जो आधार प्रदान कर रही है उस पे तो कुछ ना कुछ जीव रहते होंगे सर, उस पे तो कुछ ना तो कुछ क्या रहते होंगे, जीव रहते होंगे। उस जीव को रहने के लिए जो आधार प्रदान करती है उसे को हम स्थलाकृति कहते हैं। किसे क्या कहेंगे, स्थलाकृति कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, तो सर स्थलाकृति कहेंगे। अब चलिए इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सर स्थलों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार सर कौन कौन से हो सकते हैं, और जीवन तथा संस्कृति के लिए इसका क्या महत्व है, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं। आइए हम इनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि सर स्थलाकृति के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, परिचय पे हम लोग आते हैं। तो कहता है परिचय में सर, अन्य सभी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। तो याद रखिएगा, जीव तो निवास करता ही, जीव करते हैं सर निवास, उसके साथ में क्या याद करते हैं सर, पौधे निवास करते हैं। पौधों के साथ साथ जो हम लोग सुपर एनिमल हैं, यानी मानव, कौन भैया, मानव। हम मानव भी कहाँ पे निवास करते हैं, तो हम मानव भी कहाँ पे निवास करते हैं, तो सर हम मानव भी सर कहाँ पे निवास करते हैं, तो हम मानव भी सर निवास करते हैं इसी पृथ्वी पे, मानव भी पृथ्वी पे निवास करते हैं। अब निवास करते हैं, जैसे कि आपने देखा भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर कहाँ स्थित है, तो बेटा याद रखने का बेहतरीन तरीका है सर, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड में। और छोटा नागपुर कहाँ स्थित है सर, झारखंड में। कहाँ पे बेटा, झारखंड में। सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुँचते हैं, और फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर, अल्मोड़ा तक। ही पूछेगा आपको एग्जाम में, अल्मोड़ा कहाँ स्थित है, तो याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड में। छोटा नागपुर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है झारखंड में। किसमें, तो झारखंड में। किसमें, तो झारखंड में। किसमें, तो झारखंड में। आपको भूलना नहीं है। जाते हैं, इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार की स्थल रूप लैंडफॉर्म्स दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे, यानी देखेंगे, खोजेंगे कैसी आकृति होती है। सच में है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है। जब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बेटा आएंगे तो ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा सर, ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ये गंगा का मैदान कहलाएगा। और जब हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा पहुंचेंगे, ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा बेटा। ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा, तो सर ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। कैसा क्षेत्र हो जाएगा सर, ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। कैसा क्षेत्र हो जाएगा, तो सर ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं है कि सर ये पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। अब अगली आकृति को हम लोग पढ़ते हैं। अल्मोड़ा चले जाएंगे, क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थी, 4 अथवा हम लोग कितने विद्यार्थी ले लेते हैं, तो सर 4 अथवा 5 विद्यार्थी को ले लेते हैं। 4 अथवा कितने, 5 विद्यार्थियों को समूह बनाएं और विद्यालय
के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन करें। सच में विद्यार्थी, आपको किस प्रकार की दृश्याकृति या भूमि दिखाई देगी? तो सच में सर, हम जैसे अपने स्कूल के आसपास देखेंगे या गांव के आसपास देखेंगे तो हमको नदी मिलेगा, किसी जगह पे जंगल मिलेंगे, कहूँ पे समतल भूमि मिलेगी, कहूँ पे ऊंची भूमि मिलेगी, कहूँ पे नदी मिलेंगे, कहूँ पे तालाब मिलेंगे, कहूँ पे सरोवर मिलेंगे, कहूँ पे पहाड़ मिलेंगे। इन सभी चीज़ एक ही गांव में इन सभी चीज़ अलग अलग स्थानों पर मिलेगी। तो बताइए कितनी बड़ी विविधता हमें मिल जाएगी, कितनी बड़ी विविधताएं मिलेगी। एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार की भूमि हमें क्या मिलेगी? देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों, देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार की हमें भूमि क्या होगी? देखने को मिलेगी। अब देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। क्या कुछ किलोमीटर दूरी पर दृश्य भूमि कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या? हाँ सर, दिखाई देता है। लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होता है। अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। अब आगे हम लोग इस पर बात करते हैं। इन समूहों के साथ भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा करने के बारे में चर्चा कीजिए जहाँ वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमि की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इनकी तुलना कीजिए। तो आपको बच्चे इनके बारे में पता करना है। आप चल रहे हैं आगे, हम पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं सर, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है। तो स्थल रूप पृथ्वी की सतह पर एक भौतिक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? भौतिक स्वरूप है। स्थल स्वरूप को कौन स्वरूप बोलेंगे? सर भौतिक स्वरूप बोलेंगे। पृथ्वी की सतह पर कौन स्वरूप है? तो सर भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं। तो पूछेगा स्थल स्वरूप कितने वर्षों में बनते हैं? तो लाखों वर्षों में बेटा बनते हैं। स्थल स्वरूप कितने वर्षों में बनते हैं? लाखों वर्षों में बनते हैं, आकार लेते हैं। और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पूछेगा स्थल को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो बेटा हमें याद रखना है कि स्थल को सर 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला कौन? सर पर्वत। पहला कौन? पर्वत। दूसरा कौन? पठार। तीसरा मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। पहला स्वरूप आपको याद रखना है बेटा, क्या होगा? तो सर पर्वत होगा। पहला कौन? पर्वत। दूसरा कौन? दूसरा सर हमको मिल जाएगा सर पठार। दूसरा पठार। तीसरा हमको मिल जाएगा मैदान। तीसरा हमको क्या मिल जाएगा? तो मैदान मिल जाएगा। तीसरा हमें क्या मिल जाएगा? तो मैदान मिल जाएगा। अब चलते बेटा हम आगे, अब चलते हम आगे। इन स्थलों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। मानव के सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। तो बताइए, फॉर एग्जाम्पल है, हम जम्मू कश्मीर में रहेंगे, वहाँ पे कैसा प्रदेश है? तो ठंडा प्रदेश। कैसा प्रदेश है? सर ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? तो हम वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु कैसे होंगे? तो ठंडा प्रदेश में रहने के अनुकूल होंगे। ठंडा प्रदेश में रहने के अनुकूल होंगे। हम फोर्थ चल आए थे तो जैसलमेर, सर गर्म प्रदेश है। भारत का जैसलमेर जो है राजस्थान में पड़ता है, वो कैसा है? गर्म प्रदेश है। तो वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ के रहन के सहन के अनुसार, वहाँ के मौसम के अनुसार, वहाँ के खान पान के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार वहाँ पर ही जीव निवास करेंगे। ऐसा नहीं कि ठंडे प्रदेश के जीव गर्म प्रदेश में चले आएंगे, गर्म प्रदेश के जीव ठंडे प्रदेश में आएंगे। उसी प्रकार है मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में भी, पठारी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की से जीव क्या करते हैं? निवास करते हैं। किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न है। आप कहिएगा सर कि अंटार्कटिका में कैसे है? तो सर वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे पेंगुइन पाया जाता है। सर नॉर्थ अमेरिका कैसा है? तो नॉर्थ अमेरिका जो है वो कहते हैं पृथ्वी का जो है उत्तरी हिस्सा में पड़ता है। तो वो कैसा प्रदेश हो जाएगा? शुष्क जलवायु होगा, या किसी क्षेत्र में बर्फ हो गया। आप कहेंगे कि सर साउथ अमेरिका में रह रहे हैं लोग, तो वो सर फॉरेस्ट रीजन हो जाता है। हमें पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो जंगल है वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे सर हम साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं, तो ये विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। सर हम कहेंगे कि भारत के हम मानसीराम भारत में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, तो सर ये विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो विश्व भर में विभिन्न प्रकार की ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं? निवास करते रहते हैं। अब आते हैं बेटा हम लोग पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत वे स्थल हैं। पर्वत किसे कहते हैं? तो पर्वत के बारे में आप जान लीजिए कि पर्वत वैसे स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं, जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचाई के होते हैं। इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढाल, ढलान,
चढ़ाई और सक्रिय शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल है, ऐसे है, कहूँ ऐसे मिलेगा, कहूँ आपको इस तरह से मिलेगा। तो आप देखिए कहूँ पे पूरा खड़ी ढाल है, कैसी ढाल है, खड़ी ढाल है। यहाँ पे देख रहे होंगे आपको कैसा मिल रहा है, तो सर खड़ी ढाल है, तो एकदम चोटियों के रूप में क्या होते हैं, रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। कुछ पर्वत हैं अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। किससे ढके होते हैं, तो सर कुछ पर्वत हैं जो अधिक ऊंचाई के कारण किससे ढके होते हैं, तो कुछ पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुगंता यानी एल्टीट्यूड, याद रखिएगा, एल्टीट्यूड को बोलते हैं हम लोग तुगंधता, पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में क्या, नदियों में, आप देखिए बहुत सुंदर डायग्राम आपके पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आपको कितना सुंदर ये डायग्राम है, और देखिएगा कि आपको यहाँ पे एकदम थोड़ा सा समझाना है बेटा, इसको समझना है आपको। तो देखिए कितनी ऊंची चोटी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पर्वत कहेंगे। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे ढलान कितना ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ आइएगा, यहाँ ढलान देखिए कैसा है, फिर यहाँ देखिए ढलान कहता है, यहाँ कैसे ढलान है, फिर यहाँ से देखिएगा ये जो आप आ रहे हैं यहाँ नीचे तक ढलान है, फिर देखिए, तो इसे हम तो पर्वत बोलते हैं, इसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं। पहाड़ बोलिए, पहाड़, पहाड़ हो गया या पर्वत। और ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं ये स्थल से क्या हल्का सा ऊंचाई पे है, इसको हम लोग बोलते हैं सर पठार। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर पठार। अब ये पठार हो गया। और ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे यहाँ खेती हो रही है, आप इसको देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, खेती हो रही है यहाँ उगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सर मैदान। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर मैदान। इसको क्या बोलते हैं मैदान। और ये वाला तो आप जान रहे हैं जलीय क्षेत्र है, ये कैसा है, अब बीच से आपको कितनी सुंदर नदियाँ जो कहाँ गिर रही है, सर समुद्र में गिर रही है। कहाँ गिर रही है, सर समुद्र में गिर रही है। अभी आपने पढ़ा है, अभी जस्ट आपने पढ़ा है सर पर्वत वे स्थल हैं जो आसपास की भूमि से क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो बताइए पर्वत उसे बोलेंगे, यही ना है आसपास की भूमि से क्या हुआ है, जो यही ना है जो आसपास की भूमि से क्या है बेटा, ये ऊंचे हैं। ये आसपास की भूमि से क्या है, ये आसपास की भूमि से क्या है, ऊंचे हैं। तो पर्वत वे स्थल होते हैं जो आसपास की भूमि से क्या होते हैं बेटा, ऊंचे होते हैं, ऊंचे होते हैं। और इन्हें आधार या खड़ी ढाल यानी चढ़ाई और सकड़े चोटी के रूप में, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये सकड़े चोटी के रूप में क्या है, पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। देखो बेटा ये अधिक ऊंचाई है ना, तो यहाँ देख रहे हैं व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो ये अधिक ऊंचाई के कारण क्या है, ये सर हिम है। क्या है सर, ये हिम। क्या है सर, हिम से क्या है, तो हिम से क्या है सर, ये ढके हैं। क्या है, किससे ढके हुए हैं, तो सर हिम से ढके हुए हैं। कुछ पर्वत क्या अधिक ऊंचाई के कारण किससे ढके हुए हैं, तो सर हिम से ढके हुए हैं। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। आप देखिए आप यहाँ होते हैं, पहुँचती है बहुत अधिक ऊंचाई यानी तुंगता एल्टीट्यूड पर कभी कभी हिम कभी कभी नहीं पिघलती है, और ये पर्वत अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। तो अब देखो ऐसा क्षेत्र जिसका आकार कैसा हो, इस तरह से गोल आकार में हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, पहाड़ी कहेंगे। उसका छोटे पहाड़ या हिल कहे जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे। उसका सिर कैसा होना चाहिए सर, इस तरह से गोल होना चाहिए, गोल। जब गोल वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, पहाड़ी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे, समझे। तो कम ऊंचाई वाले स्थान जहाँ पर खड़ी चढ़ाई और गोल आकार के शीर्ष होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, पहाड़ी कहते हैं या हिल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्षण। वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना वर्षा या हिमपात और ओले गिरना वर्षण के रूप में समान रूप में है। अब चलते हैं सर आगे, हम लोग पढ़ते हैं। आइए विचार करें, हिम क्या है। यदि आप हिमालय क्षेत्र जैसे जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आप हिम नहीं देखे होंगे। शेष भारत में अधिकांश वर्षण वर्षा और ओले के रूप में ही होती है। बहुत ऊंचाई स्थान पर यदि काफ़ी ठंड है तो वहाँ हिम गिरेगी और वहाँ हिम का एक नर्म और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का कठोर रूप में गिरना होता है। आप देखिएगा कभी कभी बादल आसमान में आप देखते होंगे छा गया, और बादल आसमान में छाने के बाद क्या होता है बेटा, बादल आसमान में छाने के बाद क्या होता है, यहाँ से आप देखिएगा कि छोटा छोटा पहले जलधारा गिरता है, लेकिन कभी कभी बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिरने लगता है। इसी बर्फ के टुकड़े को गिरने को हम लोग क्या कहते हैं, हिम कहते हैं, ओलावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ओलावृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ओलावृष्टि करते हैं। चलिए अब देखिए
अभी आप लोग को हमने बता, देखिएगा जिसका सिरा कैसा लग रहा है, ये गोल लग रहा है ना, लग रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। और क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है, और क्या है, देखिए पूरा ऊंचाई पे है, और क्या है, बर्फ़ के जगह, इसको हम लोग एवरेस्ट है ना, श्रृंग ग्रीसरिंग बोलते हैं। अब देखो अकोकागुआ है, अकोकागुआ पर्वत है। अब देखो किलिमंजारो है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ ब्लैक श्रृंगरांग है, देखिए ये भी देखिए पूरा बर्फ़ से क्या है, ढका हुआ है। तो विश्व के ऐसे स्थल है, देखिएगा कंचनजंगा भी है, देखिए ये बड़ी बड़ी ऊंची है, जो चोटियाँ हैं जो क्या है, बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ देखिए आपको, यहाँ पर भी आपको पहाड़ है। विश्व के 6 पर्वत के क्षेत्र हैं जो विश्व में क्या है, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी है, देखिए ये कितना सुंदर स्थल है। और यहाँ पे क्या है, पहाड़ है, ऊपर में बर्फ़ से क्या होता है, ढका हुआ है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे आप, बर्फ़ से क्या है, ढका हुआ है। अब के विश्व में अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखला यानी पर्वत श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे एशिया में हिमालय, एशिया में हिमालय, पूछेगा एशिया कहाँ है, एशिया में हिमालय है। तो हिमालय कहाँ है, किस महादेश में है, तो बेटा याद रखना, इम्पोर्टेंट VBI, एकदम इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, एकदम एकदम घोल के इसको दिमाग में सेट कर लो कि एशिया में हिमालय है, एशिया में हिमालय है। यूरोप में अल्पस है, कौन है, यूरोप में अल्पस है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, क्या है, हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है, हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो याद रखें हम लोग कि सर एशिया में कौन है, तो एशिया में हिमालय है, एशिया में कौन है, हिमालय है। यूरोप में कौन है, यूरोप में कौन है, तो यूरोप में एल्पस है, कौन है, एल्पस है। अब दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन है, सर एंडीज है, क्या है, एंडीज है, क्या है, एंडीज है। तो याद रखिएगा, एशिया महादेश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या हो जाएगा, सर हिमालय। यूरोप में सबसे बड़ी हो जाएगा सर अल्पस। दक्षिण अमेरिका में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी एंडीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंडीज, क्या होगा बेटा, एंडीज। बहुत बढ़िया, आप लोग सुन रहे होंगे। और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक इस इमेज को देखिए। आप देखिएगा 100 मीटर है, ये देखिए, ये जो ऊंचाई है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कितना मीटर, 100 मीटर है। उसके बाद 200 मीटर वाला से 400 मीटर है, 400 से यहाँ देखिए 200 मीटर से कितना है बेटा, ये 400 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर से कितना मीटर, 400 मीटर। उसके बाद देखिएगा 500 से 600 मीटर वाला आपको मिल गया, 500 से आपको कितना मिल गया सर, 600 मिल गया। उसके बाद 800, 700 से 800, उसके बाद 900, उसके बाद 900। उसके बाद क्या है, विश्व के 6 पर्वत की सापेक्ष ऊंचाई दर्शाए गए आरेख में। आप देखिएगा, हम पढ़ते हैं 3.2 में विश्व में 6 पर्वत दिखाए गए। कितने पर्वत हैं बेटा, 3.2 में हम लोग ने अभी देखा है, 3.2 में कितना पर्वत, 6। इन्हें ऊपर से नीचे तक अपने सापेक्ष ऊंचाई का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट श्रृंग नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजुंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा तिब्बत में, माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल तथा तिब्बत में, और कंचनजंगा भारत तथा सिक्किम में, भारत तथा सिक्किम में, है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे क्या है, 2 सबसे क्या है बेटा, ऊंची चोटी है, 2 सबसे ऊंची, हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट, क्या होगा, एवरेस्ट, यहाँ आपको मिल गया एवरेस्ट। और दूसरा कौन है बेटा, तो याद रखिएगा कंचनजुंगा। एंडीज पर्वत, अब देखिए यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी अकोकागुआ है, याद रखिएगा, अकोकागुआ। तो एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी का नाम देखिए, पहाड़ी का नाम क्या, पहाड़ का नाम क्या, एंडीज है, जो काफ़ी बड़ा है। और उनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अकोकागुआ है, क्या है, अकोकागुआ है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो श्रृंखला है, ये एक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो पूछेगा किलिमंजारो कहाँ है, तो सर अफ्रीका में। किलिमंजारो कहाँ, अफ्रीका। किलिमंजारो कहाँ बेटा, अफ्रीका। किलिमंजारो अफ्रीका। अब याद रखिएगा, अब आगे चलते हैं। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक श्रृंखला एप्लस का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पूछेगा ब्लॉक, याद रखना बेटा, ब्लॉक किसका है, तो सर एल्पस की सबसे ऊंची श्रृंखला है। और अनाईमुड़ी केरल में एक अनाई शिखर भी कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। आप बताइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है, अनाई शिखर है, अनाईमुड़ी,
अनाईमुड़ी या अनाई शिखर बोल सकते हैं। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ी ऊंची श्रृंखला कंचनजंगा हो गया, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर है अनाई शिखर। क्या शिखर है? अनाई शिखर, आप याद रखिएगा। अब बेटा हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे 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 आते हैं क्या कि पर्व। हम देखिए हिमालय जैसे ऊंचे नुकीली चोटी वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका निर्माण अर्थात पृथ्वी के इतिहास में से हाल ही में निर्मित युवा पर्वत है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली श्रृंखला काफ़ी पुरानी है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वत ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कितना है? विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला में अरावली आती है, और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई है, जैसे कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं और उनके कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ती है। तो हिमालय की ऊंचाई कितना? 8,848 सर मीटर है, ये मीटर में है। अब तो 49 हो गया है, याद रखिएगा 8,848 मीटर है। अब बढ़कर कितना हो गया सर? 49 हो गया। बढ़कर कितना हो गया है? तो सर 49 हो गया। कितना हो गया? अब 49 हो गया। अब इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए, इसको भी जान लीजिए। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले वनों का एक प्रकार है। तो पूछेगा पर्वतीय वन कहाँ होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। मॉस फूलों और वास्तविक जड़ों से रहित छोटा हरा पौधा या वनस्पति जो बहुधा मखमली आवरण की तरह फैलता है। लाइकेन तो आप जान ही रहे हैं, एक प्रकार शैवाल के रूप में आता है। पौधे के समान जीव जो समांतर चट्टानों, दीवारों या पेड़ों से चिपके हुए होते हैं। आप चलते हैं सर पर्वतीय परिवेश। पर्वत में कैसा परिवेश होता है? तो पर्वत की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है, जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। बहुत बढ़िया यार, पर्वतीय वन किसे कहते हैं? पर्वत की ढलानों पर प्राय एक प्रकार के वन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। और यह शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फार, स्पूस, देवदार आदि समान रूप से पाए जाते हैं। तो पूछेगा पर्वतीय वन कौन कौन से हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हीरो, याद रखना कि पर्वतीय वन किसे कहते हैं? कि पर्वतीय ढलानों पर पाए जाने वाले प्राय एक ही प्रकार का वन होता है, जिसे पर्वतीय वन कहते हैं। मेरे हीरो, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? पर्वतीय वन कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये कौन कौन वृक्ष होते हैं सर? पाइन के वृक्ष होते हैं, चीड़ जिसको हम लोग फार होते हैं, स्पुरस होते हैं, देवदार होते हैं, आदि वन पर्वतीय वन कहलाते हैं। तो पर्वतीय वन के उदाहरण आपको यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देखिए पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। बेटा क्या होती है? इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, और ये शंकु के आकार के होते हैं। कैसे आकार के होते हैं? जैसे ये पेड़ है ना, इस तरह से बेटा होते हैं, शंकु के आकार के होते हैं, तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती है, और अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, मॉस, काई और लाइकेन उग जाते हैं। और अधिक ऊंचाई पर क्या उग जाते हैं बेटा? लाइकेन उग जाते हैं। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताना है। कम से कम 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास के काव्य से यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं। तो उनका काव्य ग्रंथ कुमार संभव हिमालय की प्रस्तुति से आरंभ होती है। यहाँ उन सांस्कृतिक श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद दिया गया है। भारत के उत्तरी भाग में देवता सदृश पूजनीय हिमालय नाम का पर्वत का राजा है, जो पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्री तक फैला हुआ है। देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पृथ्वी को नापने का मापदंड है। गंगा की झरनों की फुहार से युक्त देवदार वृक्ष अभी हमने पढ़ा है, तो इसके बोलते हैं देवदार के वृक्ष, तो इसके पर्वतीय वृक्ष बोलते हैं, को हिलाने और मोर पंखों को फरफराने वाली शीतल मंद और सुगंधित वायु से पर्वतवासी जो मृग मतलब होता है हिरण, की खोज में हिमालय में घूमते रहते हैं, अपनी थकान मिटाते हैं। अपनी क्या मिलता है? उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी थकान को क्या करते हैं बेटा? मिटाते हैं। कक्षा में इन श्लोकों पर निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। पश्चिम से पूर्वी समुद्र तट से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा हिमालय पर्वत कहाँ से है? पश्चिम से लेकर के पूर्वीय तट तक है। समुद्र तट मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तक। यहाँ पश्चिम में सर ये शुरू हो जाता है सर, हम इसको है ना अफगानिस्तान से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? अफगानिस्तान से शुरू होता है। ख़त्म कहाँ होता है सर?
ये बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के पास आके ख़त्म होता है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये बंगाल की खाड़ी में डूब करके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तक है। अब देवता की स्थिति को देखा जाता है। गंगा का उल्लेख क्यों किया गया है? संकेत इसका अनेक प्रकार से आप दे सकते हैं। गंगा नदी भारत की क्या है? सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है। सबसे प्रमुख और पवित्र नदी देखिएगा, पेरेग्रिस फॉल्कन है, हिमालयन क्या है? तरहर है। यहाँ देखिए, पहाड़ी खरगोश है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लिंक्स है ना, याक है, उसके बाद क्या, आईबैक्स है, ग्रे फॉक्स है, तेंदुआ है। सर ये भालू है, भालू भी होते हैं, जो पहाड़ी भालू होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। आप देखिएगा, पर्वत में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान, कंदाराएँ अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करती है। तो क्या करती है? अनेक प्रकार के जीव जो वहाँ निवास करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उसको क्या प्रदान करती है? तो याद रखना बेटा, आश्रय प्रदान करती है। जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फॉल्कन, घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आईबैक्स, जंगली भेड़, हिमालयन तरहत, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत सारे अन्य प्राणी को कौन? पर्वतीय और घने वन क्या प्रदान करती है? तो निवास स्थान प्रदान करती है बेटा। क्या प्रदान करती है? तो निवास स्थान प्रदान करती है। भोजन के लिए ये यहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। वास स्थान भी बेटा क्या करती है? प्रदान करती है। आप चलते हैं हम आगे। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में इसे गैंगेज भी कहा जाता है। लगभग 2500 किलोमीटर, एकदम VVI याद रखिएगा, गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर लंबी। इस नदी में बहुत सी सहायक नदियां उनमें आकर मिलने वाली अन्य नदियां हैं। उनमें से कुछ यमुना है, घाघरा है भी हिमालय से निकलती है। अन्य नदियों में सोन है, गंगा के मैदान के दक्षिण में पड़ने वाली विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती है। तो अक्सर कोसी नदी भी आके मिलती है, और जहाँ पे उसको बोलते हैं हम अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। तो अलकनंदा आती है इधर से, और इधर से आके भागीरथी मिलती है। जिस जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। यह क्या है? उत्तराखंड में पड़ता है। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में, देवप्रयाग। और वहाँ से जब नदी एक धारा बन के बड़ी धारा निकलती है, उसी को हम लोग कहते हैं गंगा। क्या बोलते हैं? गंगा। गंगा गंगोत्री नामक गौमुख स्थान से आती है, जो हिमालय के उत्तराखंड के हिमालय के तराइन क्षेत्र में पाई जाती है। तो पूछे गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नामक स्थान, गौमुख स्थान से निकलती है, जिसकी एक धारा का नाम है अलकनंदा और दूसरी धारा का नाम क्या है? भागीरथी। जो जिस स्थान पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। और वहाँ से देवप्रयाग, वहाँ से जब एक अलग धारा निकलती है उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गंगा। बिहार में जब गंगा प्रवेश करती है बक्सर के बाद, उनकी भी अलग सहायक नदी हो जाती है, और बिहार का सोग जिसे कोसी कहा जाता है वो भी गंगा की एक सहायक नदी हो जाती है। सोन भी बिहार में है, और ये गंगा की सहायक नदियाँ कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चलते हैं हम आगे। देखिए, आपको यहाँ पे मिल रहा है मैदानी क्षेत्र में क्या? धान की खेती है, वृक्ष है ना। उत्तर भारत में सीढ़ीदार वेदांतिक कृषि होती है। पूछेगा सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? तो सर उत्तर भारत। कौन भारत? उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में सीढ़ीदार कृषि होती है। अब चलते हैं पर्वतीय जीवन। पर्वत में लोगों का जीवन कैसा होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे होते हैं। इसीलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जाती है। ढलानों पर वेदिका कृषि, ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ी नुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर में अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को भी अधिक महत्व दिया जाता है। अब बेटा नीचे पढ़ते हैं, तो पूछेगा कि सीढ़ी नुमा खेती कैसे होती है? तो ढलानों पर की जाती है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसको VVI कर लीजिए, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना बेटा। महत्वपूर्ण साधन क्या है पर्वतीय लोगों का? तो पर्यटन। पर्वतों की स्वच्छता, हवा, मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करती है।
कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों और तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के इस एक साथ अनेक आने से पर्वतों पर पर्यावरण का दबाव पड़ता है। प्रायः इनमें सभी संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो जाती है। अब भूभाग, भौतिक आकृति की दृष्टि से भूभाग एक खंडहर, पहाड़ों घाटी, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सर घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घाटी कहते हैं। आप चलते हैं नीचे, देखिए बछेंद्री पाल, नाम सुने होंगे आप। बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में, याद रखिएगा 1984, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिलाओं का जब नाम पूछा जाए बेटा तो आपको याद रखना है कौन है? तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब चढ़ी? 1984, समझे ना। इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 और पद्म भूषण, भारत में सम्मान है बेटा। जब आप अच्छा काम कीजिएगा तो आपको भारत सरकार सम्मान देती है, उसमें से पहला सम्मान क्या? पद्मश्री और पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिंह जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्हें अपना पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट श्रृंखला पर चढ़ाई की। उनके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन श्रृंखला सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर भी चढ़ाई की। इस उपलब्धियों के लिए 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया है भारत सरकार ने। किसको? अरुणिमा सिन्हा को। तो 2013 में उन्होंने किसको फतह किया है? एवरेस्ट को। तो कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा आगे कि अगर आपका हाथ पैर भी कट जाए लेकिन हौसला बुलंद हो, उम्मीदें मजबूत हो और दिल में जीतने का जज्बा हो तो आप माउंट एवरेस्ट क्या, आप चांद की धरती पर बिना पैर के कदम रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग जिनको हैंडीकैप्स हैं, जो बड़े बड़े खेलों में अपना योगदान देकर के अपना नाम को और भारत के नाम को क्या कर रहे हैं? ऊंचाई पे ले जाने का काम कर रहे हैं। अब चलते हम लोग देखते हैं। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं आकस्मिक बाढ़ है, सर भूस्खलन हो रहा है, पर्यटन के अनियंत्रित रूप से कितना गंभीर समस्या उत्पन्न कर रही है। अब देख रहे हैं नीचे में पर्वतों पर हिम का कितना चादर बिछा हुआ, कितना सुंदर स्थल है ना। एवलांस है, भारी हिमपात हुआ है, बादल फटना, बेटा बादल फटना, ये सभी घटनाएं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ठंडा मौसम है, उसके बाद जो है और वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? इसका आनंद उठा रहे हैं। तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है कि सर यहाँ पे इनके बारे में कहा गया। आकस्मिक बाढ़, स्थानीय विशेष में आकस्मिक बाढ़ आना बहुधा एवं बादल फटने से होता है। पूछेगा आकस्मिक बाढ़, एक कभी देखे होंगे बादल इतना पहाड़ से आया और टकरा गया, बादल फट गया। ये घटनाएं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा होती है बेटा। उत्तराखंड में बरसात के दिनों में बादल फटने की घटना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बार उत्तराखंड राज्यों में बाढ़ का सामना जो है, आकस्मिक बाढ़ का सामना देखने को मिलता है। अब भूस्खलन कैसे होता है? आप देखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में यानी पर्वतीय भूभागों में एक बड़े भाग का एक चट्टान का आकस्मिक रूप से टूट करके मैदानी क्षेत्रों में आ जाना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? भूस्खलन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उनको? सर उनको हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भूस्खलन बोलते हैं। अब देखिए हिमस्खलन किसे कहते हैं? पर्वतों का आकस्मिक हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूटकर गिरना। ऐसे प्रायः तब होता है जब हिम का पिघलना आरंभ हो जाता है। जब हिम, गर्मी का मौसम आ जाए
कभी देखिएगा आप, क्या होता है, बर्फ पिघल पिघल के, बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा पिघल पिघल के नदियों में गिरता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। कभी कभी ये ऐसा हो जाता है कि पहाड़ी रास्तों पे आ जाता है, तो पहाड़ी रास्ते जाम हो जाते हैं, तो ये काफ़ी कठिनाईदायक होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। अगर हिमस्खलन होता है तो बहुत दुख होता है, अगर आप फंस जाते हैं तो यातायात बाधित हो जाता है, खाना पीना आने जाने का सारा चीज़, सारा रास्ता क्लोज हो जाता है। तो हिमस्खलन, बादल फटना, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना, एकाएक बादल का फट जाना, भारी मात्रा में जल का किसी हिस्से पर गिरना और बाढ़ को ला देना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। अब देखिए बेटा, हम आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है। विश्व भर में अनेक पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एवरेस्ट श्रृंखला विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो याद रखिएगा, नेपाल में बेटा इसको सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको क्या है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, यानी सागर का सर, जिसकी ऊंचाई अभी तुरंत बेटा हमने बताया 8,848 मीटर है। और इनके अनेक नाम है। तिब्बत लोग इसको चोमोलुंगामा कहते हैं। क्या कहते हैं, चोमोलुंगामा कहते हैं। तो पूछेगा चोमोलुंगामा, लुंगामा किसका नाम है, तो हिमालय का यानी माउंट एवरेस्ट का है, जिसका अर्थ है जगत जननी। जिसका अर्थ क्या है, जगत जननी। और पर्वत की उसी रूप को पूजा करते हैं। नेपाल निवासी से सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी या सागर का सर, आकाश की देवी। इसी प्रकार तिब्बत में कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौद्ध तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। पर्वत याद रखिएगा, इसी कैलाश पर्वत पर कहा जाता है शंकर भगवान का वास स्थान है, जो हिंदू धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थलों में से एक स्थल माना जाता है। लेकिन एक बात यह है कि कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। मैं आपको एक रहस्य बता देना चाहता हूँ। अब तक किसी ने भी कैलाश की चढ़ाई नहीं की है। कहा जाता है जब कैलाश को पर्वत पर चढ़ाई की जाती है, एकाएक नाखून का बढ़ना शुरू हो जाता है, बाल का बढ़ना शुरू हो जाता है, आदमी को लगता है कि मेरा बुढ़ापा बहुत तेज, जवानी तेजी से जा रही है, बुढ़ापा ज़्यादा आ रहा है। एक अलग प्रकार की एनर्जी देखने को मिलती है। कहाँ पे, कैलाश पर्वत पे। अनेकों बार इस पर चढ़ाई करने के लिए लोगों ने चाहा, परंतु कुछ दिन की ही चढ़ाई के बाद कैलाश से क्या हो जाते हैं, लोग लौट के आ जाते हैं। कहा जाता है ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। कैलाश को मानते हैं हिंदू धर्म के लोग, कैलाश को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं। चलिए बहरहाल हम आगे चलते हैं। पर्वत शिखरों के लिए इतनी श्रद्धा भावना भारत के साथ साथ विश्व भर में अन्य भागों में भी देखी जाती है। अब चल बैठिए, पर्वत हमने पढ़ लिया बेटा, पर्वत पढ़ लिया। पर्वत में आपने भारत के बारे में पढ़ लिया। नेपाल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेपाल में जो है हिमालय पर्वत को किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो भारत में तो जानते हैं हिमालय या हिमालय के नाम से जानते हैं। चोमोलुंगामा तिब्बत के लोग बोलते हैं, नेपाल वासी से सागर माथा बोलते हैं। अनेक जो भाषाएं हैं उनमें हिमालय को अनेक प्रकार से संबोधित किया जाता है। और अब लोग हम आते हैं बेटा पठार पे। अब दूसरा जो हमने पहाड़ पढ़ लिया, अब आते हैं स्थलाकृति का एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, वो क्या था सर, वो था पहाड़। अब दूसरा आया कौन, पठार। पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास के भूमि से उठी होती है और प्रायः इनकी सतह चपटी होती है। इसके कुछ पारदर्शी सीधा ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। तो पठारों को दो उदाहरण है, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिण का पठार, दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होती है। जैसे पामीर का पठार है, है ना। उसके बाद पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, बेटा आपने पढ़ा होगा, तिब्बत का पठार है, संसार का छत भी कहा जाता है। तो तिब्बत के पठार की औसतन ऊंचाई 4500 मीटर है, जिसके कारण इसे विश्व की छत यानी, है ना, विश्व का छत के नाम भी दिया जाता है। पूर्व से पश्चिम तक की दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी। इतना बताइए कितना बड़ा तिब्बत का पठार है, इसे संसार का छत कहा जाता है। कितना सुंदर बात है। तो कहा जाता है, पूछेगा तिब्बत के पठार की कुल लंबाई कितनी है, तो यह सर 4500 मीटर ऊंचा है और लंबाई कितना 2500 किलोमीटर है। अगर इसको नापे तो चंडीगढ़ से कन्याकुमारी की इतनी दूरी। मध्य
और दक्षिण भारत में दक्कन का पठार विश्व की सबसे पुरानी पठारों में से एक है। तो पूछेगा विश्व का सबसे पुराना पठार कौन है, तो याद रखना बेटा दक्कन का पठार। और तिब्बत का पठार के बारे में क्या है, ये सर ये विश्व की छत कहा जाता है ना, विश्व का छत यानी संसार का छत कहा जाता है। इसकी लंबाई कितना है सर 2500 किलोमीटर, ऊंचाई कितना है सर 4500 किलोमीटर। अब देखिएगा जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था, ज्वालामुखी के फटने के कारण दक्षिण भारत का दक्कन का पठार बना था। याद रखिएगा कौन पठार सर, दक्कन का। दक्कन का पठार कहाँ स्थित, दक्षिण भारत। कहाँ स्थित, दक्षिण भारत। पर्वतों की तरह पठारों में खनिज की प्रचुर मात्रा जमा देखने को मिलता है, इस कारण इन्हें खनिज का भंडार गृह भी कहा जाता है। तो पठार को खनिज का क्या भंडार गृह भी कहते हैं हम लोग। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधियां हैं, जहां विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला, मैंगनीज प्रचुर मात्रा में भंडारित हैं, जो हमें लाभदायक और हमारी आर्थिक गतिविधियों में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। विश्व भर में पठार का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। अगला भाग देखिए, इसीलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल है, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षण जलप्रपात होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, याद रखें विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका। किस नदी, जम्बेजी नदी। किस नदी, जम्बेजी नदी। छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण रेखा नदी, इसके बारे में बहुत है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में भगवान श्री राम भी इसके बारे में उल्लेखित करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अपना वनवास के दौरान। हुंडरू का जलप्रपात और पश्चिमी घाट की शरावती नदी जोग जलप्रपात, ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं जो चेरापूंजी मेघालय के पठार में नहकाली काई जलप्रपात 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो पूछेगा नहकाली काई जलप्रपात कितना मीटर, 340 मीटर की ऊंचाई से क्या होता है, गिरता है। देख लीजिए यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है चेरापूंजी का नहकाई जलप्रपात, कितना सुंदर दृश्य। और यहाँ से गिरता हुआ जलप्रपात, इसको बोलते हैं नहकाई जलप्रपात। कौन जलप्रपात है बेटा, नहकाई जलप्रपात। अब आते हैं बेटा मैदान पे, अब आ जाते हैं हम लोग मैदान पे। अब आए किस पे, मैदान पे। अब देखते हैं मैदान की स्थलाकृति। मैदान ऐसी स्थलाकृति को कहते हैं जिसका विस्तृत सपाट और हल्का तरंगीन धरातल होता है। सपाट हो और तरंगीन धरातल हो, और इसमें कोई ऊंचाई पहाड़ी अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती है। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। याद रखिएगा समुद्र तल से कितना मीटर होना चाहिए मैदान का, तो 300 मीटर। कितना मीटर, 300। कितना, 300 सर, कितना 300। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित से ये समतल भूमि है। ये नदियाँ रेत, चट्टानों के कणों और गाद को एकत्रित करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार के फसलों के उपजाऊ के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोग मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विविधता प्रकार के वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं का भरण पोषण करती है। अब एकदम बेहतरीन आपको देखिएगा बेटा, यहाँ दिया हुआ है कि आप इनको समझिए। इसमें दिया होगा यह विश्व मानचित्र कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं और पठारों और मैदानों को दर्शाता है। तो देख लीजिए यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत याद रखिएगा। यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप और किसको अलग करता है, तो बेटा यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। मंगोलियन तिब्बत का पठार, यहाँ पे देख रहे हैं ये पीला कलर का, ये हिमालय है। यांगची है, ये इस जगह पे क्या है, यांगची है। अब देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा का ये मैदान है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। आप ये देख रहे हैं पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका है। ये नील नदी का क्षेत्र है। ये एटलस पर्वत श्रृंखला है जो
पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। और यहीं पे जो है ना बेटा याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, समझे ना, सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अब यहाँ देखिएगा पेटागोनिया है, पेटागोनिया ये जो है ये चिली का क्षेत्र, और ये जो आपको दिख रहा है ये इंडीज पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये 14 देशों में है बेटा, याद रखिए कितने देश में, 14 देश से निकलती है ये। और यही क्षेत्रों में, यही इंडीज पर्वत श्रृंखला के क्षेत्रों में ही अमेजन जंगल है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये देखिएगा यहाँ से लेकर रॉकी, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे अलास्का है, ये जो है अलास्का है, ये मिसिसिपी है, ये जो क्षेत्र है ये मिसिसिपी का मैदान है। तो आपको जहाँ पे ये इस कलर का दिख रहा होगा उसको बोलते हैं पठार। जो ग्रीन कलर का है नदी के मैदान है, ये नदी अमेजन नदी, याद रखिएगा अमेजन नदी के क्षेत्र का है। और पर्वतीय श्रृंखला जो पूरा पीला कलर में है तो याद रखिएगा वो पर्वतीय श्रृंखला। और यहाँ पे नीचे में है सर अंटार्कटिका। तो आप याद रखिएगा, एक चीज़ आपको बता देते हैं, इसमें हम एक चीज़ आपको हम समझा रहे हैं, देखिएगा हम पहले इसको मिटा देते हैं, याद रखिएगा हमको इसको इरेज करने दीजिए। एक चीज़ आपको हम पूर्ण रूप से बताते हैं। पहला है सर यूरोप, यूरोप प्लस एशिया, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेशिया, है ना, इसको बोलते हैं सर। दूसरा महादेश है अफ्रीका, तो यूरोप प्लस एशिया में है यूरेशिया। तो यूरेशिया में 2 पर्वत, एक यूराल पर्वत याद रखिएगा, एक हिमालय पर्वत। एशिया में हिमालय पर्वत और यूरोप में सर यूराल पर्वत। आप दक्षिण अफ्रीका में एटलस पर्वत, है ना, और उसके बाद उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में इंडीज पर्वत, यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, जिसको हम लोग ओशिनिया बोलते हैं। और ये जो है आपका ये क्षेत्र होता है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये अंटार्कटिका महासागर है। इधर जो आपको यह है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है बेटा। ये कौन क्षेत्र है? हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है। अब यहाँ देखिएगा 3.8 में दर्शाए गए स्थलों में रंगों का कोड का प्रयोग कीजिए और तिब्बत के पठार और रॉकी नील नदी को मानचित्र में नामस्मरण करने के लिए आवश्यकता नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक बहुत सुंदर आकृति आपको दिखाया जा रहा है। ये जो क्षेत्र है यही हिमालय का क्षेत्र है। यही कौन क्षेत्र है? हिमालयन क्षेत्र है। गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया फोटो है। अब मैदानी जीवन देखिए क्या है, कहा गया है मैदानी जीवन। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यता नदियों के उपजाऊ मैदान के आसपास विकसित हुई थी। ये हमारे समय में विश्व के अधिकांश जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में क्या करती है? निवास करती है। मैदानी क्षेत्रों में क्या है? विश्व की अधिकांश जनसंख्या क्या करती है बेटा? निवास करती है। भारत की भूगोलिक कुल जनसंख्या का 1/4 अधिक लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व में बहुत से अन्य मैदान के समान इन क्षेत्रों में रहने वाले का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। मत्स्य पालन और कृषि है, जहाँ चावल, गेहूं, मक्का, जौ, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा जैसी खाद्य फसलें उगाई जाती है। कपास, जूट, सन जैसे रेशेदार फसलें उगाई जाती है। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है, किंतु हाल के दशकों में नहरों का जाल नेटवर्क द्वारा भूमिगत जल पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई में वृद्धि की गई है बेटा। तो अनेक सिंचाई के साधन आपने पढ़े होंगे कक्षा 6 में भी। यद्यपि सिंचाई के संदर्भ में कि आप कक्षा 6 में जब जाइएगा तो साइंस बुक में सिंचाई के साधन के बारे में बताया गया साइंस बुक, किंतु इसके भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई। इससे इन क्षेत्रों में कृषि में भविष्य को लेकर चुनौतियां उत्पन्न संपन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भागों में प्रभावित करने वाले कुछ अन्य समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वतों हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियां बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती है। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और 1-2 नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थलों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृतियाँ की जाती है। मैदान में हल्की ढलान होती है। मैदान में क्या होता है? हल्की ढलान होती है। अंततः वहाँ नदियाँ, नौका संचालन सुगम होता है और इससे बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान जहाँ लोग आने जाने के लिए नौका का ही उपयोग करते हैं। आपको चित्र में क्या हो गया है? दिखाया गया है। देखिए, आगे जाने के लिए आपको गंगा के क्षेत्रों में क्या, गंगा नदी में नौका परिवहन दिखाया गया है।
अभी कुछ और पेजेज हैं बेटा जो हम लोग पढ़ लेंगे, तो ये चैप्टर से हमारा क्या हो जाएगा, समापन की ओर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम लोग समापन की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्या, इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी पर 3 प्रकार के स्थलाकृति के बारे में पढ़ा। इनका स्वरूप जटिल और विशेष रूप से स्थलों की आकृति के बारे में भी बात करते हैं। इनमें से ऐसे कुछ स्थल मरुस्थलीय हैं। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थलीय व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनकी वनस्पतियां जगत एवं प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थलीय गर्म होते हैं, जैसे अफ्रीका का सहारा, अभी हमने बताया बेटा। भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल है, तो याद रखिएगा जो थार कहाँ है सर, राजस्थान और गुजरात के बीच में स्थित है। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल, याद रखिएगा। गोबी कहाँ है सर, इसमें पाया जाता है। गोबी कहाँ पे सर पाया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये गोबी मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है, ये रूस में पाया जाता है। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिका महाद्वीप को मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिनाई परिस्थितियों उपरांत लोगों में अधिकांश मरुस्थलों में पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत में थार में रहने वाले समुदाय अपने अथवा समय समय पर वहाँ से जाने वाले मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीत और किंवदंतियों, दंत कथाओं और समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर को सजो कर रखे हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृति में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह अनुकूल अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलापन का साक्षी है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं प्राचीन तमिल संगम कविता में 5 टैने पंच दृश्य भूमि और कुछ विशिष्ट देवताओं जैसे जीवन शैली, मनोदशाओं अथवा भावनाओं, प्रेम, अनुराग, अलवार, झगड़ा आदि से जुड़ी है। यह तालिका केवल 5 दृश्य भूमियों की विशेषताओं और प्रत्येक में मुख्य मानव व्यवसाय को सूचीबद्ध करती है। कुरिंजी, टीनैन दृश्य, पर्वतीय क्षेत्र, आखेट और संग्रह करना, मुललाई घास के मैदान और वन, पशुपालन करते हैं। मरुदम ये उपजाऊ कृषि के मैदान है और यहाँ कृषि होती है। नेयदल तटीय क्षेत्र, मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। पालें शुष्क मरुस्थलीय जैसे प्रदेश और घुमंतु युद्धरत। अभी तक हमने जिन मरुस्थलियों को देखा है उनकी अपेक्षाकृत ये 5 टैने विभिन्न प्रकार से का वर्गीकरण है, परंतु ये विविधता वाले प्रदेश और उनकी विशेषताओं के प्रति गहन जागरूकता दिखाते हैं। ये हमारे पर्यावरण के बीच गहन संबंध को दर्शाते हैं। आपको टिटैन के विवरण को याद रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु उनके प्रतिबिंब अवधारणाओं को समझने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप जो है आप इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप देख लीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। और ये यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो मिलेगा आपको, तो उस यूट्यूब चैनल का नाम है कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उस चैनल पे आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर घंटी भी दबा दीजिएगा। और अपने जितने भी सहयोगी साथी हैं जो कक्षा 6 में जो कंपटीशन का और अनेकों कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, अपने भाई हैं या आस पड़ोस में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, उनको ये वीडियो जो है ज़रूर देखने को कहिएगा, जिनसे उनके हर एक प्रकार के क्वेश्चन डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना ही कहेंगे कि लगे रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और अपने भारत को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।